तैयारी जीत की, हीरे सी चमक की, रुकना नहीं, थकना नहीं, मंजिल तक जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि हम सॉल्व कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हाँ, इसमें क्या खास है, ये तो सब कर रहे हैं। अरे नहीं, हमारा एमसीक्यूज की खास बात यह है कि हमारे एमसीक्यूज वर्तमान में होने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे या सेंट्रल एग्जाम या कोई अदर स्टेट एग्जाम हो कि वर्तमान पैटर्न को 100% कवर करता है। इसमें कथन कारण मिलान करो, निम्न कथनों पर विचार करो, इस तरह के प्रश्न अधिक है। और हाँ, हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते बल्कि डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको मिलते हैं कुछ बुलेट पॉइंट जिसे आप नोट डाउन करते हैं क्विक रिवीजन के लिए। और तो और हमारा वीडियो छोटा है और कोई मैराथन नहीं, 2 3 या 12 घंटे का। आप इसे कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, क्विक समय में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स। यदि किसी देश की नाम मात्र जीडीपी 6,000 करोड़ है और उसका जीडीपी डिप्लेटर 150 करोड़ है, तो उस देश की वास्तविक जीडीपी का सटीक मूल्य क्या होगा? 4,000 करोड़ होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जीडीपी डिप्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी गुणे 100। यदि हम यहाँ पे मान रखें जीडीपी डिप्लेटर के स्थान पे 150 और नॉमिनल जीडीपी के स्थान पे 600 और पक्षांतर करें, तो हम पाएंगे कि रियल जीडीपी बराबर है 6,000, 600 बोली था, 6,000 गुणे 100 बटे में 150, जिसको सॉल्व करने पर 4,000 करोड़ आता है। यानी महंगाई का असर हटाने के बाद वास्तविक उत्पादन 4,000 करोड़ रुपए का है। जीडीपी डिप्लेटर हमें यह बताता है कि विगत वर्षों में महंगाई कितना बढ़ा हुआ है। कथन और कारण। भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य सामान्यतः उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से अधिक होता है। क्योंकि कारण है, भारत का विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय एनएफआईए ऐतिहासिक रूप से ऋणात्मक माइनस रहा है। बिल्कुल, कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। भारत में विदेशी निवेश पर दिए जाने वाले लाभांश और कर्जों पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान भारतीय द्वारा बाहर से कमाए गए धन से अधिक होता है, जिससे हमारा एनएफआईए ऋणात्मक होता है। चूंकि जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए, इसलिए भारत की जीडीपी हमेशा जीएनपी से बड़ी होती है। वास्तव में जो एनएफआईए वो बराबर होता है भारतीय माइनस विदेशी। भारतीय का मतलब होता है कि भारतीयों के द्वारा विदेश से भारत देश भेजा गया पैसा, और विदेशी का मतलब होता है कि विदेशियों के द्वारा भारत से विदेश में भेजा गया पैसा। जब इन दोनों का अंतर निकाला जाता है तो हमें एनएफआईए प्राप्त होता है। अगर एनएफआईए ऋणात्मक है तो जो जीएनपी होगा वो जीडीपी से छोटा होगा, यानी जो जीडीपी होगा वो जीएनपी से बड़ा होगा। लेकिन अगर एनएफआईए 0 है तो जीएनपी और जीडीपी दोनों ही बराबर होंगे। और अगर एनएफआईए पॉजिटिव है तो जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी होगा। निम्नलिखित में से किस मद को व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है? व्यय विधि में हम जानते हैं कि व्यय विधि द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम जीडीपी निकालते हैं, फिर जीडीपी को मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, फिर उसके बाद एनएनपी निकालते हैं एट फैक्टर कॉस्ट पे, तब जा करके हमें नेशनल इनकम प्राप्त होता है। इसमें हम पुरानी या सेकंड हैंड कारों की खरीद पर किया गया उपभोक्ता खर्च नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर किया गया खर्च जीडीपी में शामिल नहीं होता, क्योंकि इन वस्तुओं का मूल्य उस वर्ष की जीडीपी में पहले से ही जोड़ा जा चुका है जब उनका उत्पादन हुआ था। दोबारा जोड़ने से दो ही गणना होगी। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में अविभाजित लाभ से आप क्या समझते हैं? अविभाजित लाभ किसे कहते हैं? कंपनियों को जो भी प्राप्त होता है उन प्रॉफिट में से वो सभी पैसे को शेयरधारकों में नहीं बांटती, बल्कि कुछ पैसे को निकाल कर रख लेती है कंपनी में पुनः निवेश करने के लिए। जैसे कंपनी में मान लो नई मशीन की आवश्यकता पड़ी या उस कंपनी का मालिक कोई और नई फैक्ट्री भी खोलना चाहता है, तो उसमें निवेश करने के लिए वो कुछ पैसे को निकाल कर रख लेता है, जिसे हम अविभाजित लाभ कहते हैं। निगमों के शुद्ध लाभ का वह हिस्सा जिसे शेयरधारकों में न बांटकर भविष्य के निवेश के लिए बचा कर रखा जाता है, उसे हम अविभाजित लाभ कहते हैं।
यदि किसी देश की व्यक्तिगत आय 5,000 करोड़ है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर 800 करोड़ है और गैर कर भुगतान 200 करोड़ है, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कितनी होगी? जो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होता है वो बराबर होता है पर्सनल इनकम माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस भुगतान, यानी कि कुल आंसर आएगा 4,000 करोड़। यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होता है पर्सनल इनकम माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस जुर्माना, अतः पीडीआई बराबर के 4,000 करोड़। कथन एक कथन एक ग्रीन जीडीपी की अवधारणा आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण के ह्रास और संसाधनों के नुकसान को भी ध्यान में रखती है। सही बात है, जो ग्रीन जीडीपी होता है उसमें हम आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है और जो संसाधनों में जो नुकसान हो रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए ग्रीन जीडीपी को निकालते हैं। कथन दो, वर्तमान पारंपरिक जीडीपी में पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत को स्वतः ही घटा लिया जाता है। यह कथन बिल्कुल ही गलत है। वर्तमान में जो हम जीडीपी निकालते हैं उसमें हम पर्यावरण में होने वाले नुकसान को नहीं घटाते हैं। तो कथन एक सही है, कथन दो गलत है। कथन एक बिल्कुल सही है क्योंकि ग्रीन जीडीपी पर्यावरण को हुए नुकसान को दर्ज करती है। कथन दो गलत है क्योंकि हमारी वर्तमान पारंपरिक जीडीपी पर्यावरण प्रदूषण की आर्थिक क्षति को अपनी गणना में से बिल्कुल नहीं घटाती है। यदि किसी देश में उत्पादन के संसाधनों की आय में निगम कर बढ़ जाता है तो राष्ट्रीय आय की किस अवधारणा पर इसका सबसे पहला और सीधा प्रभाव कमी के रूप में पड़ेगा? कारपोरेट टैक्स कह रहा है कि उत्पादन के साधनों की आय में कारपोरेट टैक्स बढ़ जाता है तो राष्ट्रीय आय की किस अवधारणा पर इसका सबसे पहला सीधा प्रभाव पड़ेगा? नेशनल इनकम में। ठीक है, नेशनल इनकम में 4 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, वही एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट में वही 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आता है मजदूरों की मजदूरी, दूसरा आता है जमीन का किराया, तीसरा आता है लोन लिया गया है, पूंजी जो लोन लिया गया है उस पर जो ब्याज लग रहा है वो, और चौथा आता है कंपनी का प्रॉफिट। जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक है राष्ट्रीय आय पर, निजी आय पर, व्यक्तिगत आय पर, सकल घरेलू उत्पाद पर, और पूछ रहा है कि सबसे पहला सीधा प्रभाव कमी के रूप में किस पर पड़ता है। तो सबसे पहला और सीधा प्रभाव कमी के रूप में हमें निजी आय यानी प्राइवेट इनकम पर पड़ता पर्सनल इनकम पर पड़ता है। ये पर्सनल और प्राइवेट दोनों एक ही जैसे हो गए इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। पर्सनल इनकम पर पड़ता है। पर्सनल इनकम किसे कहते हैं? जब हम प्राइवेट इनकम में से कारपोरेट टैक्स को घटा देते हैं तो हमें पर्सनल इनकम प्राप्त होता है। आइए एक बार समझ लेते हैं कि वह ये सब क्या मामला है। देखो, मान लेते हैं एक पल के लिए हमारे पास एक कंपनी है। ठीक है, हमने कंपनी को स्थापित किया तो जो हमारा प्राइवेट इनकम होगा, हमारी कंपनी में जितने भी पैसे लगे हैं, जो प्रॉफिट है, सब कुछ मिलाकर प्राइवेट इनकम होता है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी कंपनी का जो प्राइवेट इनकम है वो 10 लाख रुपए है। कितना है? 10 लाख रुपए हुए। ठीक है, तो इस जो हमारा प्राइवेट इनकम 10 लाख रुपए है, इनमें से हम मान लेते हैं कि हमारा 4 लाख रुपए जो है वो क्या है? मजदूरों की मजदूरी है। मजदूरों की मजदूरी है। ठीक है, 4 लाख गया, यानी कि बचा कितना? 6 लाख। अब मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए जमीन का किराया था, तो 1 लाख ये भी गया, बचा 5 लाख। अब मान लेते हैं कि 5 लाख में से 1 लाख रुपए हम लोग का जो लोन था, बैंक से हम जो लोन लिए थे वो था, तो वो भी गया, यानी बचा 4 लाख। यानी एक कंपनी थी जिसके पास 10 लाख रुपए को प्राइवेट इनकम के रूप में था, और उनमें से उसने 4 लाख मजदूरों की मजदूरी दे दी, 1 लाख रुपए जमीन का किराया दे दिया, और 1 लाख रुपए लोन में छुट्टा कर दिया। अब उसके पास बचा है 4 लाख रुपए। ये कंपनी के पास बचा है, लेकिन ये कंपनी का अभी भी पर्सनल इनकम नहीं कहलाएगा, या फिर यहाँ को कंपनी के मालिक के पास ये पैसा नहीं जाएगा, बल्कि अभी भी कंपनी इन 4 लाख रुपए में से, अब जो सरकार है ना, इसी 4 लाख रुपए पर कारपोरेट टैक्स लगाती है। इसी जो कंपनी का जो पर्सनल इनकम था, कंपनी को इसी पर 4 लाख रुपए पर कारपोरेट टैक्स लगेगा। मान लेते हैं कि कारपोरेट टैक्स लगा 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तो सरकार लेगी टैक्स के रूप में। अब बचा 3 लाख रुपए। अब कंपनी इस 3 लाख रुपए का क्या करेगी? इनमें से वो कुछ पैसे को निकाल करके कंपनी के पास ही रख लेगी, ताकि वो भविष्य में निवेश कर सके इन पैसों का। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी में कोई मशीन खराब हो गया हो तो उसे मशीन बदलना हो,
तो उसके लिए भी तो पैसे लगेंगे ना। तो वो 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो जिसे हम रिटेन्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं, अविभाजित लाभ बोलते हैं हम। तो अब कंपनी के पास बचा 2 लाख रुपए। शुरू में कितना था? 10 लाख रुपए, जिनमें से 4 लाख मजदूरों की मजदूरी, 1 लाख रुपए किराया जमीन का, 1 लाख रुपए लोन, और 2 लाख रुपए नहीं, 2 लाख नहीं, 1 लाख रुपए लगा है वो कॉर्पोरेट टैक्स, और 1 लाख रुपए गया है रिटेन्ड प्रॉफिट के रूप में। बचा कंपनी के पास 2 लाख रुपए। अब ये कंपनी के मालिक के पास जाएगा, लेकिन पूर्णतः मालिक के पास नहीं जाएगा। अगर वो कंपनी अपने शेयरों को बेची हुई है, तो वह इन्हीं 2 लाख रुपए में से शेयर के हिसाब से उस 2 लाख रुपए को बांटेगी और अपने शेयरधारकों को भी देगी और खुद को पास भी रखेगी। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है। और जब इस जो प्राइवेट इनकम होता है ना, इसी में से जब हम प्राइवेट इनकम में से, वास्तव में हमारा प्राइवेट इनकम 10 लाख था, हमने घटाया किस में से? 4 लाख पर कॉर्पोरेट टैक्स लगा। लेकिन हम घटाते समय 10 लाख में से घटाते हैं। 10 लाख में से क्यों घटाते हैं? क्योंकि देश में नेशनल इनकम को बड़ा देखना होता है। मतलब जो सरकार होती है वो देखना चाहती है कि हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसकी इकोनॉमी कितनी है, वो कितना योगदान दे रही है देश का। इसलिए वो 10 लाख में से, यानी 10 लाख पूरा प्राइवेट इनकम था, उसमें से निकालती है कॉर्पोरेट टैक्स। और जब प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स निकाल देती है, तो जो बचता है वो पूरा पर्सनल इनकम होता है। पर्सनल इनकम वह होता है जो लोगों के जेब में जाता है। जैसे पर्सनल इनकम में से, और जो प्राइवेट इनकम 10 लाख था, उनमें से उसने 1 लाख रुपए निकाल दिया, और जब 1 लाख रुपए निकाल दिया, बचा 9 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कॉर्पोरेट टैक्स रूप में चला गया। अब इन 9 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए जमीन का किराया है, जो जमीन का मालिक होगा उसके पास किराया गया, वो उसका पर्सनल इनकम था। 1 लाख रुपए बैंक के पास गया, बैंक का भी अपना वो पर्सनल इनकम हो गया। 4 लाख रुपए मजदूरों की मजदूरी गया, यानी कि कुल 6 लाख अभी खत्म हो चुके हैं 8 लाख में से। और 2 लाख बचा, 2 लाख ये शेयर धारकों में जाएगा और कंपनी के मालिक के पास जाएगा, तो ये भी पर्सनल इनकम के ही पास जाएगा। तो पर्सनल इनकम पर ही पड़ता है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ जाए तो पर्सनल इनकम पर ही प्रभाव पड़ता है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स 1 लाख से 2 लाख हो गया होता, तो जो 9 लाख बटा हुआ है, वो तब 8 लाख ही बटता लोगों के पास, यानी कि पर्सनल इनकम पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो राष्ट्रीय आय और, देखिए व्याख्या में क्या है, राष्ट्रीय आय और निजी आय में निगम कर पहले से शामिल होता है, लेकिन जब हम व्यक्तिगत आय, जो सचमुच इंसानों के हाथ में आती है, निकालते हैं, तो निजी आय में से निगम कर को, यानी कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया जाता है। इसलिए निगम कर बढ़ने से नागरिकों की व्यक्तिगत आय कम हो जाएगी। एक देश के नागरिक द्वारा विदेश में स्थित अपनी कंपनी से कमाया गया लाभ भारत की घरेलू सीमा में नहीं आता। इसे भारत की राष्ट्रीय आय में किस प्रकार जोड़ा जाता है? कह रहा है कि एक देश का नागरिक द्वारा विदेश में स्थित कंपनी से कमाया गया लाभ, मतलब जैसे मैं भारत में स्थित हूँ और मेरी कंपनी विदेश में है, तो विदेश में मैंने लाभ कमाया। तो कह रहा है कि मेरा जो ये राष्ट्र, मतलब कि मेरा जो पैसा है राष्ट्रीय आय में किस प्रकार जुड़ जाएगा। तो क्योंकि मैं विदेश से प्राप्त किया हूँ, मतलब पैसे जो हमारी कंपनी जो है वो विदेश में है, ठीक है। तो इस कह रहे का 4 ऑप्शन है, यह एनडीपी का हिस्सा बनकर सीधे जुड़ता है, ये जीडीपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय के घटक के रूप में जुड़ता है, इसे केवल राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है और केवल पर्सनल इनकम में गिना जाता है, या आयात आयात व्यय के रूप में व्यय विधि में जोड़ा जाता है। तो यह जीडीपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय के घटक के रूप में जुड़ता है। चूंकि वह कंपनी देश की सीमा से बाहर है, इसलिए वह जीडीपी का हिस्सा नहीं है। लेकिन चूंकि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक है, इसलिए उसका लाभ विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के रूप में जुड़कर जीडीपी को जीएनपी में बदल देता है। मतलब जब जीडीपी में हम एनएफआईए जोड़ते हैं, तो वह जीएनपी में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि वह कंपनी विदेश में स्थित है, तो विदेश से वो जो पैसा भारत में आ रहा है, तो यह एनएफआईए के अंतर्गत आता है। एनएफआईए क्या है, शुरू में हम शायद पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि आय विधि के तहत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मिश्रित आय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मिश्रित इनकम। देखो कुछ कुछ व्यक्ति, जैसे कि कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे, जैसे एक बात करें दुकानदार की, तो एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकान खोलता है। अब मतलब एक दुकान, मतलब समझ उसकी कंपनी है, तो दुकान कहाँ खोलेगा? अपने ही घर पे खोलेगा। तो उसने क्या कोई जमीन खरीदा? नहीं। उस दुकान का मालिक कौन है? वह खुद वही आदमी है जिसने दुकान खोला है। वहाँ पे मजदूर के रूप में मजदूरी कौन करता है? वही दुकानदार ही काम करता है। अच्छा, वो अगर लोन लेगा तो वही लेगा, जो प्रॉफिट होगा वही होगा।
तो मतलब यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो सभी काम कर रहा है, तो इसको हम अलग-अलग काउंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको मिश्रित इनकम कहते हैं। यानी जो दुकानदार का जो इनकम है उसे हम मिश्रित इनकम कहते हैं। तो जो छोटे दुकानदार होते हैं या किसान हुए और डॉक्टर जैसे स्वयं नियोजित लोगों की आय के लिए जहाँ मजदूरी, किराया और लाभ को अलग करना संभव नहीं होता है, उसे हम मिश्रित आय में रखते हैं। एक छोटा दुकानदार जैसे किराना का दुकानदार स्वयं ही अपनी दुकान का मालिक होता है, लाभ लेता है, खुद ही मजदूर होता है, श्रम करता है और अपने ही ज़मीन के ऊपर दुकान खोलता है, किराया भी मतलब नहीं देता। ऐसे संयुक्त आय को अलग-अलग करना असंभव होने के कारण इसे मिश्रित आय के नाम से आय विधि में सीधे जोड़ा जाता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश की शुद्ध निर्यात नेट एक्सपोर्ट ऋणात्मक है, तो व्यय विधि के अनुसार देश की कुल मांग या जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं कि अगर व्यय विधि द्वारा जीडीपी निकालोगे तो जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, हम जो डेली कंज्यूम करते हैं, उपभोक्ता जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज करता है, खाने का, रिचार्ज का, ये सब चीजें, इसे सी फॉर कंजम्पशन कहते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है, फैक्ट्री स्थापित करती हैं या मशीन खरीदती हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है। जी फॉर मतलब गवर्नमेंट कंजन, सरकार जो काम करती है, सड़कें बनाती है, कुछ सरकारी कंपनियां हैं, तो ये हो गया सरकारी व्यय। और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यह होता है। तो हम जो जब व्यय विधि द्वारा जीडीपी निकालते हैं, हालांकि व्यय विधि द्वारा हम नेशनल इनकम निकालते हैं, और नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हम जीडीपी निकालते हैं, फिर जीडीपी से जीएनपी पे आते हैं, और जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, जबकि जीएनपी जीएनपी जो है फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी नहीं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। क्योंकि नेट एक्सपोर्ट हमारा ऋणात्मक है, इसलिए जो हमारा जीडीपी होगा वो कम होगा, तो जीडीपी का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जीडीपी के कुल योग में से 500 रुपये घट जाएंगे, क्योंकि देश के आयात उसके निर्यात से अधिक है। व्यय विधि में घटक x माइनस एम होता है। यदि शुद्ध निर्यात ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि आयात m निर्यात x से ज्यादा है, यानी हमारे देश का पैसा बाहर ज्यादा गया है, जिससे घरेलू उत्पादन की कुल मांग या जीडीपी की गणना में यह 500 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संदर्भ में बाध्यताएं क्या होती हैं? जिन्हें जीडीपी सही ढंग से मापने में असमर्थ होता है। जीडीपी काफी चीजों को निकाल लेता है, पर जीडीपी क्या कभी सोचा है कि जीडीपी से क्या कभी आय में असमानता पता चलता है, कि मतलब देश में गरीबी कितना है और गरीब लोगों के पास धन कितना है और अमीर लोगों के पास धन कितना है? क्या जीडीपी यह बताता है कि हमारी मम्मी घर में खाना बनाती है, क्या उसको भी जोड़ता है? नहीं जोड़ता। जीडीपी क्या नकारात्मक बात है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको जोड़ता है, उसको मूल्यांकन करता है? नहीं करता है। तो इसी को जीडीपी की बाध्यताएं बोलते हैं। किसी आर्थिक गतिविधि के वे अच्छे या बुरे प्रभाव जिनका कोई बाजार मूल्य तय नहीं होता और जिसके लिए कोई भुगतान या जुर्माना नहीं किया जाता, उसे हम जीडीपी की बाध्यताएं कहते हैं। बाध्यताएं दो प्रकार की होती है, नकारात्मक जैसे किसी फैक्ट्री का धुआं जो लोगों को बीमार करता है, सकारात्मक जैसे आपके घर के सामने किसी ने सुंदर बगीचा बनाया जिसका आनंद आप अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि इनका कोई मौद्रिक लेन देन नहीं होता, इसलिए इन्हें जीडीपी में काउंट नहीं करते। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा मिक्स हो गया है टाइपिंग एरर में। तो ए बी सी है, 1 2 3 है, ए बी सी को 1 2 3 से मिलाना है। व्यक्तिगत परियोजनाएं जिसे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। बी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे है। सी राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। 1 जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। 2 व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। 3 नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध प्रत्यक्ष कर। तो देखो व्यक्तिगत प्रयोज्य क्या होता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर होता है पर्सनल इनकम माइनस प्रत्यक्ष कर या टैक्स। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा आया 12 लाख से अधिक, तो सरकार कहेगी चलिए भाई इनकम टैक्स दे दीजिए। तो इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि जब इनकम टैक्स आप दे देंगे तो जो पैसा बचता है वो आपका व्यक्तिगत प्रयोज्य पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। यानी ए को हमें 2 से जोड़ना है, तो 2 ऑप्शन है जिसमें ए 2 से जुड़ रहा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है, यानी बी को एक से जोड़ना है। बी को एक से जोड़ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और राष्ट्रीय आय बराबर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यदि कोई भारतीय संगीतकार इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका के किसी नागरिक को संगीत सेवा प्रदान करता है और पैसा सीधे भारत मंगाता है तो यह लेन देन भारत की अर्थव्यवस्था में कहाँ दर्ज होगा? चूंकि नागरिक भारत में ही है और भारत में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका के नागरिक को संगीत सेवा उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि वह भारत के क्षेत्र में ही उत्पादन कर रहा है, भाई संगीत का उत्पादन कर रहा है भारत की सीमा में, इसलिए जीडीपी में भी आएगा। और चूंकि ये जीडीपी में है तो जीएनपी में भी आएगा, क्योंकि जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सिर्फ भारतीयों का धन, क्योंकि ये एक भारत है, सॉरी सिर्फ भारतीयों का धन नहीं है, तो हम भारतीयों का ही धन है। पर जब हम जीडीपी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, ठीक है, जीडीपी और जीएनपी दोनों का हिस्सा होगा, ये सही है। संगीत का भारत की धरती पर बैठकर काम कर रहा है, इसलिए यह भारत की सीमा के भीतर का उत्पादन है, जीडीपी में जुड़ेगा। चूंकि वह भारतीय नागरिक है और बाहर से विदेशी मुद्रा कमा रहे, इसलिए देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी शामिल होगा। लेकिन इससे पहले जो एक क्वेश्चन था हमारे पास, वो क्या था? कल्याणकारी राज्य नहीं, ये तो वो वाला इससे थोड़ा अलग है। हाँ, जो एनएफआईए के रूप में जुड़ा था, एनएफआईए के रूप में जुड़ा था, किसमें जुड़ा जानते हो? तो ये हमारे देश में कुल उत्पादन जीडीपी की गणना करने के लिए 500 करोड़ कम हो जाएगी। ये एनएफआईए के रूप में जुड़ा था, क्योंकि जो कंपनी थी वो भी विदेश में था, जो उत्पादन था वो भी विदेश में ही हुआ था, और लेकिन इसमें जो उत्पादन है वो भारत में ही हुआ है, इसलिए यह जीडीपी और जीएनपी दोनों में शामिल हुआ है। राष्ट्रीय ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट को राष्ट्रीय आय में शामिल न करने का असली कारण क्या है? कह रहे कि राष्ट्रीय ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल न करने का असली कारण क्या है? सरकार द्वारा यह ऋण सामान्यतः उपभोग कार्यों के लिए किया जाता है, न कि किसी तात्कालिक उत्पादक पूंजी निर्माण के लिए। सरकार द्वारा लिए गए प्रशासनिक कर्जों पर जो ब्याज दिया जाता है उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते, क्योंकि माना जाता है कि सरकार ने इस पैसे का उपयोग उपभोग कार्यों में किया है, जिससे देश में कोई नया उत्पादन नहीं हुआ। जैसे आपने ऋण ले लिया, अब ब्याज दे रहे हैं, अपने वस्तु का उपभोग किया उसका ब्याज दे रहे हैं, अपने कोई उत्पादन थोड़ी ना किया है। भाई जीडीपी में क्या शामिल होगा? जो उत्पादन होगा वही शामिल होगा ना, और वही नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम के रूप में भी आएगा। तो फिर इसलिए इसको हम किस में नहीं जोड़ते हैं? नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, कोई नया उत्पादन नहीं हुआ ना, ठीक है। हम्म मान लीजिए कि आधार वर्ष में भारत की जीडीपी 1,000 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में नाम मात्र जीडीपी 3,000 करोड़ रुपए और वास्तविक जीडीपी 1,500 करोड़ रुपए है। जीडीपी डिप्लेटर के अनुसार कीमतें औसतन कितने परसेंट बढ़ी हैं? हम जानते हैं कि जीडीपी डिप्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी गुणे 100। ये जो ऊपर दिया है 1,000 करोड़, यह आधार वर्ष मान लेते हैं 2011-12 आधार वर्ष पहले था। 2011-12 में रियल जी मतलब जीडीपी था 1,000 करोड़, लेकिन हमको क्या नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का वर्तमान रखना है। तो वर्तमान में 3,000 करोड़ नॉमिनल जीडीपी है और 1,500 करोड़ रियल जीडीपी है। इसलिए जब हम 3,000 बटे 1,500 गुणे 100 करते हैं तो हमारा 200% आता है। रियल जीडीपी डिप्लेटर 200% आता है। पर पूछ रहा है कि जीडीपी डिप्लेटर कैसे कीमतें औसतन कितने परसेंट बढ़ी है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है। हम जानते हैं कोई भी चीज़ 100% होता है, क्योंकि जीडीपी डिप्लेटर 200% आया है, यानी कि 100% इंक्रीज हुआ है। अतः ऑप्शन बी सही होगा। जीडीपी डिप्लेटर बराबर होता है तीन नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी गुणे 100, यानी 3,000 बटे 1,500 गुणे 100 बराबर 200। डिप्लेटर का मान 200 आने का मतलब है कि कीमतें आधार वर्ष 100 के मुकाबले, यानी 100% आधार वर्ष में तो 100% रहा होगा, के मुकाबले 2 गुना हो गई, अर्थात
कीमतों में वृद्धि 100% की हुई है। राष्ट्रीय आय की तीनों विधियों उत्पाद, व्यय और आय से प्राप्त अंतिम परिणाम हमेशा एक समान रहता है। बिल्कुल सही है। इस नियम को अर्थशास्त्र में किस नाम से जानते हैं? इस नियम को अर्थशास्त्र में हम आय का चक्रीय प्रवाह, ट्रिपल आइडेंटिटी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह यह सिद्ध करता है कि देश में जितना कुल उत्पाद होगा उतना ही लोगों को आय मिलेगी और लोग उतना ही कुल खर्च करेंगे। यानी कि टोटल आउटपुट इक्वल टू टोटल इनकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब जितना उत्पाद होगा उतना ही लोग खपत करेंगे और उतना ही लोग खर्च करेंगे। तो जो है राष्ट्रीय की जो तीनों विधियां हैं, उत्पाद और आय व्यय, ये तीनों हमेशा बराबर होते हैं। इस नियम को अर्थशास्त्र में हम आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं या ट्रिपल आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी देश में मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य में गिरावट आना की दर अचानक बहुत तीव्र हो गई है, तो इसका राष्ट्रीय आय के ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल्यह्रास का मतलब होता है जैसे मैंने 1 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा, उसको 1 साल तक यूज किया और जब बेचने जाओगे तो 1 लाख रुपए का नहीं बेच पाओगे। भले ही तुम गाड़ी खड़ा ही किए थे, कुछ न कुछ कम दाम में ही बिकेगा। मान लेते हैं 70,000 रुपये का बेचा तो तुम्हारा मूल्यह्रास 30,000 रुपये है। अगर मूल्यह्रास बढ़ जाएगा तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय के ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राष्ट्रीय आय के ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है, सकल घरेलू उत्पाद तेजी से नीचे गिरेगा, जीडीपी नहीं, जीडीपी के मूल्यह्रास से संबंध है। जीडीपी और जीएनपी स्थिर रहने पर भी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्थिर होने पर भी कह रहा है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी और राष्ट्रीय आय एनएनपी पे भारी घटाई। देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अगर मूल्यह्रास ज्यादा हुआ तो एनडीपी घट जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है यानी एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास। मूल्यह्रास बढ़ेगा तो एनएनपी घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। मूल्यह्रास का सीधा संबंध ग्रॉस को नेट में बदलने से होता है। गिरावट का खर्च बढ़ने से यानी कि मूल्यह्रास के बढ़ने से देश की शुद्ध आय एनडीपी व एनएनपी गिर जाएगी, भले ही कुल सकल उत्पाद जीडीपी पहले जितना ही हो। राष्ट्रीय आय की गणना में इन्वेंट्री निवेश किसे माना जाता है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी मान लो कोई चीज़ बनाती है, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है जिसने 1,000 यूनिट का कोई सामान बनाया और उसका 900 यूनिट की बिक पाया, 1 साल में 100 यूनिट बच गए। तो ये जो बचा हुआ स्टॉक है इसी को हम इन्वेंट्री निवेश कहते हैं। इसका अगले साल फिर से इन्वेस्टमेंट होगा और फिर से भी ये बिकेगा। तो वित्तीय वर्ष के दौरान, ऑप्शन बी सही है, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनियों के पास बचे कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और बिना बिके अंतिम माल के स्टॉक में होने वाला शुद्ध परिवर्तन जो होता है वो इन्वेंट्री निवेश कहलाता है। साल भर में जो माल बनकर तैयार हुआ लेकिन बिना बिका रह गया, उसे भी उस वर्ष के उत्पादन का हिस्सा माना जाता है। भले ही इस वर्ष 1,000 यूनिट बना पर 800 ही बिका, पर उत्पादन में तो 1,000 ही शामिल किया जाएगा और इसी को हम इन्वेंट्री निवेश के रूप में जानते हैं। जो नहीं बिका है 200, उसे इन्वेंट्री निवेश के रूप में जानते हैं। कथन कथन क्या है? एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय काले धन का आधिकारिक आंकड़ों में शामिल करना अत्यंत कठिन होता है। एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय काले धन को, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि काले धन के लेन देन का कोई वैध लिखित रिकॉर्ड या बिल मौजूद नहीं होता। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कार्ड भी सही है। काला धन वह आय है जिसे टैक्स चोरी के लिए सरकार से छुपाया जाता है। चूंकि इसका कोई रसीद या बैंक एंट्री नहीं होता है, इसलिए एनएसओ इसे राष्ट्रीय आय में सीधे नहीं जोड़ पाता है। यदि सरकार देश के भीतर एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त कर दे तो बाजार मूल्य यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और कारक लागत के संबंध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सब्सिडी किस पर लगता है? सब्सिडी लगता है फैक्टर कॉस्ट पे। अगर जीडीपी में वो क्या नाम है, सब्सिडी हटा दिया जाए, पूरा एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी हटा दिया जाए तो फैक्टर कॉस्ट पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगा। सरकार किसी चीज़ पर सब्सिडी इसलिए लगाती है ताकि उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, ताकि आम लोग उसको खरीद सकें। अब चूंकि सब्सिडी हट चुका है यानी सब्सिडी नहीं मिल रहा है, तो जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है यह इंक्रीज हो जाएगा। जीडीपी एट मार्केट जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट स्थिर रहने पर भी बाजार मूल्य जीडीपी एट मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा और इन दोनों के बीच का अंतर यानी चौड़ा हो जाएगा। मार्केट प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट
प्लस इंटरेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यदि सब्सिडी शून्य कर दी जाए तो माइनस होने वाली रकम खत्म हो जाएगी, जिससे बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। व्यय विधि द्वारा गणना करते समय सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जी में किसे शामिल किया जाता है? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में जो सरकार होती है वो क्या करती है, रक्षा बल में कुछ निवेश करती है, कुछ सड़कों का निर्माण करती है, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन के लिए जो खर्चा होता है, मतलब जो हम व्यय विधि द्वारा गणना करते हैं उसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आता है। तो जी होता है वो गवर्नमेंट का खर्च होता है। गवर्नमेंट रक्षा बलों के लिए हथियारों की खरीद और प्रशासन कर्मचारियों के वेतन पर किया गया खर्च जो होता है उसे हम जी में शामिल करते हैं। जी को नाम हो जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकारी उपभोग व्यय में केवल उन्हीं खर्चों को जोड़ा जाता है जिसके बदले सरकार वर्तमान में कोई सेवा या प्रशासनिक तंत्र चला रही हो। नकद राहत, चेक हस्तांतरण, भुगतान होने के कारण इसमें शामिल नहीं होते हैं। जो नकद राहत होता है, चेक हस्तांतरण, भुगतान होने के कारण इसमें शामिल नहीं होता है। क्या पूछ रहा है? हाँ, शामिल किया जाता है ना। सरकारी उपभोग व्यय में केवल उन्हीं खर्चों को जोड़ा जाता है जिसके बदले सरकार उत्तोलन में सेवा प्रशासन के लिए चला रही है। अच्छा, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य वर्धित विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? मूल्य वर्धित विधि को हम औद्योगिक उत्पादन विधि या शुद्ध उत्पाद विधि के नाम से भी जानते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी को सबसे सर्वोत्तम पैमाना क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों के प्रभाव को पूरी तरह समायोजित करके वास्तविक स्थिति दिखाती है। वास्तविक शब्द महंगाई के असर को हटा देता है और प्रति व्यक्ति शब्द जनसंख्या के बड़े आकार के भ्रम को दूर कर देता है। यानी कि हम जो आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी की गणना करते हैं, यह इसलिए उपयोगी होता है, सर्वोत्तम है, क्योंकि यह जनसंख्या वृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों के प्रभावों को पूरी तरह समायोजित करके वास्तविक स्थिति दिखाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मद या कौन सी मद आय विधि के तहत कर्मचारियों के पारिश्रमिक का वैध हिस्सा नहीं है? मतलब मजदूरों की मजदूरी का वैध हिस्सा कौन सा नहीं है? मजदूरों को मिलने वाला नकद वेतन और महंगाई भत्ता, ये तो है। मालिकों द्वारा कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते में दिए जाने वाले योगदान, कर्मचारियों को कार्यकाल आने जाने के लिए मिलने वाली यात्रा भत्ते के बदले वास्तविक यात्रा टिकट या रिफंड, ये नहीं आता है। कर्मचारी को पारिश्रमिक में एक टिकट या रिफंड नहीं आता है। कार्यालय के काम के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों की आय नहीं मानी जाती, वह कंपनी का अपना परिचालन व्यय है। कथन ए, भारत जैसे देश में गैर मौद्रिक क्षेत्र का बड़ा आकार राष्ट्रीय आय के सटीक अनुमान में एक बाधा है। कारण ग्रामीण इलाकों में आज भी वस्तु विनिमय या बिना पैसे के श्रम की मदद से काम होते हैं। कह रहा है कि जो भारत देश है, यहाँ पे गैर मौद्रिक क्षेत्र मतलब एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे वस्तुओं का विनिमय करके या फिर बिना पैसे के भी श्रम की मदद से काम किए जाते हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय की गणना में गैर मौद्रिक क्षेत्र एक बड़ी गंभीर बाधा है। सही बात है। भारत में अगर जैसे बात करें, घर में कोई खाना बना रहा है, जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, तो इनके श्रम को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते या न तो नेशनल इनकम में ही काउंट करते हैं। तो ये गैर मौद्रिक क्षेत्र में आता है। तो भारत में यह बहुत ज़्यादा है। तो यही कह रहा है कि भारत में गैर मौद्रिक क्षेत्र का बहुत बड़ा आकार है, जो कि राष्ट्रीय आय की सटीक गणना में एक बाधा उत्पन्न करता है। और कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे वस्तु विनिमय से काम चल जाता है या बिना पैसों के भी श्रम हो जाते हैं। तथा कथन भी सही है और कारण भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा के बजाय अनाज देकर काम करने के उत्पादन मौद्रिक रूप से दर्ज नहीं हो पाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट आपस में बिल्कुल बराबर कब हो सकते हैं? आपस में ये दोनों बिल्कुल बराबर तभी हो सकते हैं जब टैक्स भी जीरो हो और सब्सिडी भी जीरो हो, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जीरो हो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर होता है टैक्स माइनस सब्सिडी। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स शून्य हो जाए तो दोनों का मान समान हो जाएगा। अर्थशास्त्र में सकल घरेलू पूंजी निर्माण को साधारण बोलचाल की भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? सकल यानी कि ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल निर्माण को क्या कहते हैं इंग्लिश में देख लेना। कुल निवेश व्यय के नाम से जानते हैं, यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण को हम कुल निवेश व्यय के नाम से जानते हैं। व्यय विधि में जो C+I+G+X में जो आई है उसे ही हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण और आम भाषा में कुल निवेश कहते हैं। जो कंपनियां होती है, जब कोई कंपनी मतलब जो कंपनी का मालिक होता है, कंपनी स्थापित करता है तो फैक्ट्री खोलता है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसी को हम आई कहते हैं या सकल घरेलू पूंजी निर्माण कहते हैं। राष्ट्रीय आय समिति 1949 के गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारत की राष्ट्रीय आय की व्यापक अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों और भविष्य की व्यवस्था तैयार करना है। आपको हमें बताना है कि वैज्ञानिक पद्धतियों और भविष्य की मतलब वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज करके पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना और पर कैपिटा इनकम की गणना किसने की थी। पिछली क्लासों में हमने ये डिटेल में चर्चा की है। 1949 में पीसी मालनोबिस की अध्यक्षता में गठित समिति का काम राष्ट्रीय आंकड़ों को इकट्ठा करने की व्यवस्था शुरू करना था, जिसे सीएसओ का जन्म हुआ। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर रियल नेशनल इनकम लगातार बढ़ रही है तो यह निश्चित रूप से किस बात की ओर इंगित कर रहा है? अगर स्थिर कीमतों पर लगातार बढ़ रही है तो देश में वस्तु और सेवाओं की वास्तविक भौतिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यह बताता है। स्थिर कीमतें यानी कि रियल पर राष्ट्रीय आय का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि देश में उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें महंगाई का भ्रम शामिल नहीं होता है। यदि सरकार व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को अचानक बढ़ाना चाहती है ताकि बाजार में खरीदारी बढ़े, तो सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए? अगर व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बढ़ाना चाहता है तो व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती होना चाहिए, क्योंकि जब हम पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स को घटा देते हैं तो हमें मिलता है क्या? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब सरकार पर्सनल इनकम टैक्स घटाएगी तो नागरिक की जेब में खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। तो ये थे 30 प्रश्न।